नमस्कार बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है पॉपुलर मूवमेंट्स। तो अब हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मूवमेंट हमारा रह गया और फिर हम एक टॉपिक हमारा और है जिसमें कि जो हम करेंगे कि व्हाट आर द लेसन्स वी लर्न फ्रॉम द चैप्टर कि व्हाई पॉपुलर मूवमेंट्स आर सो इम्पोर्टेंट इन आवर कंट्री। तो अब हम तीसरा कर रहे हैं आपके साथ, दैट इज द नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो उसके लिए आपको मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा शेयर करूंगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो देखिए आप लोगों ने जो जितने भी आंदोलन पढ़े, चाहे वो चिपको मूवमेंट हो, तो उसमें खास बात ये थी कि उसमें इकोलॉजिकल डिप्लीशन की बात की गई कि हमारी इकोलॉजी खराब नहीं होनी चाहिए, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद हमने बात करी दलित मूवमेंट्स पे, जो कि एक मास स्ट्रगल था एंड इट वाज अगेंस्ट द सोशल कंडीशन ऑफ द दलित्स। उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए मूवमेंट किया गया कि उनके साथ जो गलत हो रहा था उसके अगेंस्ट आवाज उठाई गई। फिर हमने एंटी अरब मूवमेंट किया, जिसमें कि आपने किस तरह से विमेन्स ने अपना एक ग्रुप बनाया, विमेन ग्रुप बना, और 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में उनको लोकल गवर्नमेंट में उनको जगह दी गई अपने को रिप्रेजेंट करने की, और वो सारी की सारी विमेन आगे आई। इससे उनको एक फायदा हुआ, कहने को ये मूवमेंट जो था गवर्नमेंट ने इतनी उनको हेल्प नहीं करी, लेकिन उन्होंने खुद से अपने आप को रिप्रेजेंट किया और अपनी काफी प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया। अब हमारी मेन आता है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, इसको स्टार्ट किया गया कि गुजरात में और मध्य प्रदेश में डैम्स बनाने का काम शुरू किया गया। तो गुजरात में इसको बोला गया सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट, और मध्य प्रदेश में इसको बोला गया नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। तो इसके खिलाफ क्यों आवाज उठाई गई? क्योंकि ऐसा माना गया कि जब ये बनेगा तो उसमें 30 जो है बड़े डैम्स बनेंगे, 135 मीडियम साइज बनेंगे, और 3000 जो डैम्स हैं वो थोड़े स्मॉल साइज के बनाए जाएंगे। जितनी भी इसकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हैं, जहां जहां से वो होकर जा रहा है वो रिवर, तो उस पर जो है डैम बनाने का काम किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो था वो एरिया हो रहा था गुजरात और मध्य प्रदेश। तो ज्यादातर जो प्रोटेस्ट हुआ वो गुजरात में सबसे ज्यादा हुआ कि वहां पर ऐसा माना गया कि वहां पर जब ये बनेगा प्रोजेक्ट तो काफी सारे विलेजेस जो हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे, काफी सारे डिसलोकेशन होगा, लोगों को डिस्पर्स कर दिया जाएगा, वहां पर लोगों को रहने की रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, इसको खासियत ये है कि ये 1988 के करीब शुरू हुआ और 20 साल तक ये मूवमेंट चला। और इसका जो एंड हुआ वो हम आपको एंड में ही बताएंगे कि इसका एंड क्या हुआ। तो ये जो मूवमेंट जब शुरू हुआ कि इस पर सरकार ने बोला कि हम डैम बनाएंगे और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, पानी इरिगेशन के लिए दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी दिया जाएगा, इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो ये सब चीजें बहुत बढ़िया थी, क्योंकि इसमें जब ये सबके सामने रखा गया प्रोजेक्ट तो सबको अच्छा लगा कि इससे काफी फायदा होगा डैम बनाने से, तो ये करना चाहिए। क्योंकि जब डेवलपमेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट तो होती ही होती है, ये बात मानी हुई है। तो डेवलपमेंट करना भी बहुत जरूरी है, और इसके लिए इसके अगेंस्ट कोई भी, इवन जो अपोजिशन था उन्होंने भी इसके खिलाफ इतना नहीं बोला। उन्हें लगा कि नहीं ठीक है, अगर देश की डेवलपमेंट हो रही है तो इसमें थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है। लेकिन जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो तेजी पकड़ गया और लोकल लोग जो थे वो सब इकट्ठे हो गए। और मेधा पाटिकर जो है, शी वाज द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और इसके लिए बहुत सारी डिबेट्स हुई, डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा ठीक है, डेवलपमेंट जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग जो डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं उनका क्या होगा। और इसमें इन्होंने सबसे बड़ी बात ये रखी, डिमांड जो थी, कि इसका कॉस्ट बेनिफिट क्या होगा, सोशल कॉस्ट क्या होगा, इसका एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या होगा, उसके बारे में गवर्नमेंट को जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। सोशल कॉस्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इस दैट इज द सोशल कॉस्ट। और इसका इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगा कि कितने सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, कितने सारे पॉवर्टी लेवल बढ़ जाएगा, लोगों का काम खत्म हो जाएगा, लोगों का कल्चर खत्म हो जाएगा। सो नाउ पीपल लोकल पीपल नाउ दे हैव रेज्ड दिस क्वेश्चन कि हमें इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए कि इससे बाकी लोगों को आपकी कैसे रिहैबिलिट करेंगे। तो ये सब चलता रहा, काफी लंबा ये चला, और 20 सालों तक जो है इसके खिलाफ आवाज उठती रही। लेकिन ज्यादा इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो काम उनके फेवर में कोई भी नहीं गया, क्योंकि सभी डेवलपमेंट चाह रहे थे। और इवन सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया कि
ठीक है, रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है, उनका रिहैबिलिटेशन हम अच्छे से करेंगे, लेकिन इसको बनाने का काम चलेगा। ये डैम जो है इसका काम रुकेगा नहीं, इसका काम चलेगा। और इसके लिए ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है कि 2003 में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई, ठीक है। और इसको ये माना गया कि कंस्ट्रक्शन तो नहीं रुकेगा, लेकिन लोगों को रिहैबिलिट किया जाएगा ताकि उन्हें दिक्कत ना आए। तो ये सब चीजें जो थी वो चल रही थी उस समय। फिर बाद में जब ये एजिटेशन बहुत बढ़ गया, 20 साल तक ये एजिटेशन बढ़ा, इवन उन्होंने अपील करी, जुडिशरी में अपील करी, उन्होंने सपोर्ट मांगा, इंटरनेशनल लेवल पर भी सपोर्ट मांगा गया, रैलीज निकाली गई, सत्याग्रही मूवमेंट्स किए गए। उन्होंने कोई ऐसा नहीं काम नहीं किया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, उन्होंने सत्याग्रही तरीके से काम किया, लेकिन ज्यादा सपोर्ट इसको नहीं मिला। और ज्यादातर लोगों ने इसको इतना सपोर्ट ना देते हुए, क्योंकि सभी को यही था कि डेवलपमेंट तो होना जरूरी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, बिना डेवलपमेंट के कंट्री आगे नहीं जा सकती है। तो इस तरह से फाइनली 2017 में ये डैम का काम पूरा हुआ और मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया और फाइनली ये डैम बनके तैयार हो गया। और जिस दिन ये डैम का इनॉग्रेशन था उस दिन भी बहुत सारे लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, पानी में खड़े थे, 4-4, 5-5 घंटे वो पानी में खड़े रहे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा काम किया कि इसे रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इस तरह से फाइनली नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो शुरू हो गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए उन्होंने अपना डैम का काम पूरा किया और उन्होंने देश को एक बहुत ही बढ़िया डैम दिया। तो इससे क्या साबित होता है, इससे क्या पता चलता है हमें? इससे ये पता चलता है कि लोगों को प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है इंडिया में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनके साथ ब्रूटली बिहेव नहीं कर सकती। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई अपनी डिमांड रख रहा है, तो उसकी डिमांड को सुनना ही पड़ता है। तो ये चीज हमारे सामने आई। अब हम बात करेंगे कि इस पॉपुलर मूवमेंट का से हमने क्या सीखा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी, जब भी कोई पॉपुलर मूवमेंट होता है तो उसमें जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनको अपनी बात कहने का मौका मिलता है, और एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार हो जाता है जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो कि एक तरह के लोग हैं जो सब इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपनी बात को, ग्रीवेंसेस को लोगों के सामने रखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप, ये सबसे बड़ी बात है कि इससे क्या होता है कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स है और जो डिसअफेक्शन ऑफ द ग्रुप है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी ग्रुप अलग नहीं है, सब लोग बराबर हैं और सबको पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात को रख सकें। तो ये एक लेजिटिमेट क्लेम होता है, इसमें कोई उसके लिए आप प्रोटेस्ट उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं जा सकते। दिस इज अ लीगल राइट ऑफ द सिटीजन कि वो डेमोक्रेसी में सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ वो अपनी बात रख सकते हैं। यदि उनकी बात जेन्युइन है, यदि उनकी बात में दम है, तो उनके लिए काम किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी उनका साथ देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस रखा गया, जैसे हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यदि हम इसको रोकते हैं काम को तो डेवलपमेंट रुक जाएगी, क्योंकि देश में पानी की कमी है, पानी की बहुत कमी है, डैम्स बनाने जरूरी है, देश की पॉपुलेशन बहुत है, तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस प्रोजेक्ट को पास किया। लेकिन हमने सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा इससे, कि सोशल जो ग्रीवियंसेस हैं, एक सोशल ग्रुप बन जाता है जो अपनी सोशल ग्रीवियंसेस को खत्म करता है। डाइवर्स होता है ग्रुप, इसमें कोई एक तरह के लोग नहीं है, बहुत तरह के लोग शामिल होते हैं और जिन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और एक तो ये दूसरी बात है कि ये लेजिटिमेट डिमांड है, इसमें कोई इलीगल नहीं है, लोग जो है पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक वे में अगेंस्ट गवर्नमेंट के बोल सकते हैं, ताकि उनको भी आगे इससे फायदा हो, अपनी बात को रख पाए। तो सोशली डिसएडवांटेज लोगों का एक बड़ा ग्रुप तैयार होता है जो अपनी बात को आगे रखता है, और गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट कोई भी बात नहीं कह सकती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको अलाउड है इस बात को करने के लिए। और इसके अलावा जो ये मूवमेंट है, इससे लोगों को अपना राइट्स के बारे में पता चलता है कि उनके राइट्स क्या हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो उन्हें मालूम है कि गवर्नमेंट, सिटीजन ऑफ इंडिया को, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में कहाँ कहाँ पे अपनी बात को रख सकते हैं। तो देखिए, इसी के रहते जब ये प्रोटेस्ट हुए इंडिया में, तभी हमारे सामने राइट टू इंफॉर्मेशन जो है एक नया
राइट, फंडामेंटल राइट हमारे सामने आया, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हमें भी इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई करी मजदूर किसान शक्ति संगठन ने राजस्थान में, और वहां पर इन लोगों ने फेमाइन रिलीफ वर्क के लिए जो काम किया गया, सरकार ने किया, उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने किया, उसके लिए वहां के लोगों ने बोला कि आपने हम पर जितना भी पैसा जो लगाया है, हमें उसका पूरा बिल चाहिए, वाउचर्स चाहिए, कि आप हमें बताएं कि आपने कहाँ कहाँ वो पैसा लगाया है। लेकिन जब उन्हें लगा कि उन्हें बताया नहीं जा रहा है, तो इन्होंने जन सुनवाई, पब्लिक हियरिंग का काम शुरू किया। बहुत सारे लोगों के सामने उन्होंने अपनी बात को रखा। तो अब शुरुआत हो गई कि यदि सरकार कोई पैसा खर्चती है अपने सिटीजन्स के ऊपर किसी भी काम के लिए, तो जनता को अधिकार है कि वो उनसे पूछे कि वो पैसा उन्होंने कितना खर्चा। यदि गवर्नमेंट कहती है कि हमने इतने करोड़ आपके ऊपर खर्चे हैं, तो ये पूरा अधिकार है वहां के लोगों को जानने का कि इतने करोड़ रुपए कहाँ कहाँ पर लगाए गए। तो इस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन का काम शुरू हुआ। तो 2004 में इसको बिल को रखा गया पार्लियामेंट में, और 2005 में इस बिल को पारित कर दिया गया। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि कैसे पॉपुलर मूवमेंट्स जब होते हैं, तो उससे इस पूरे चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो दो अच्छी चीजें हुई पॉपुलर मूवमेंट्स की वजह से। एक तो 73rd और 74th अमेंडमेंट बिल पास हुआ, जिसमें लोकल गवर्नमेंट में 33% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व कर दी गई, चाहे वो लोकल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो। और इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन नाम का एक बिल पास हुआ, जिसके द्वारा लोगों को पूरा अधिकार मिला कि वो अपनी किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की जो कुछ जानकारी है जिसे लोगों के लिए नहीं रखा जाता है, लोग उसकी मांग नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत सीक्रेट है, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन है या हमारी आर्मी की इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा आप जो है गवर्नमेंट से अपनी मांग रख सकते हैं, और उसको अच्छे से उसको हम अपनी बात गवर्नमेंट के सामने अच्छी तरीके से हम रख सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है मेरा आज ही खत्म होता है। इस चैप्टर में से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, मैं आपको पढ़ाने के साथ मैं आपको बताती गई हूँ कि जैसे आप चिपको आंदोलन है, तो आपको बहुगुणा जी भी पता होने चाहिए कि उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। जो गौरी देवी थी, उनके साथ विमेन, पहली विमेन थी जिन्होंने इसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया चिपको आंदोलन में। और फिर आपने दलित मूवमेंट्स की बात करी, तो उसमें आपको जानना जरूरी है भीमराव अंबेडकर का नाम, और उन्होंने पहले कौन सी पार्टी बनाई थी, किस पार्टी के द्वारा जो है इस मूवमेंट को और आगे लाया गया। तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। पार्टी बेस्ड मूवमेंट और नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पार्टी बेस्ड जो है वो उनका मेन फीचर क्या है, ये सब बातें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं। तो आप जब ये वीडियो देख लेंगे, तो आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको सारे जितने भी चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगी उसके इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चंस जो है मैं आपको उसमें जरूर शेयर करूंगी आपके साथ, कि क्या क्या चीजें आपको नहीं छोड़नी है। क्योंकि चैप्टर के जो बीच में जो है चीजें लिखी गई हैं, वही आपसे पूछी जाएंगी खासकर। तो आपको हर चीज के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, और आप चैप्टर्स को खुद भी ध्यान से पढ़ें, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।